Hello students. In previous lecture we have already discussed about some compounds of xenon. Okay. और कौन कौन से compounds हमने स्टडी किए हैं अभी तक. जो है फर्स्ट कंपाउंड जो हमने देखा xenon के वो है फ्लोराइड्स. जो है xenon के फ्लोराइड्स. उसके अंदर कौन कौन से फ्लोराइड हैं. xenon डाईफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड एंड xenon हेक्साफ्लोराइड. ठीक है, ये xenon के मेन फ्लोराइड्स हैं 3. अब जो है उसके बाद हमने जो है वो देखा xenon का ऑक्सीफ्लोराइड. और एक ऑक्सीफ्लोराइड जो हमने देखा वो ये है xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे. xenon डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, ये भी xenon का ऑक्सीफ्लोराइड है. क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों xenon के साथ जो है वो कनेक्टेड है. अब इसके अंदर आपको एक करेक्शन करना है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. उसके अंदर xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के अंदर ये जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये -46 ही है. ठीक है, यहाँ पे डाउट था, ये 46 नहीं है, ये -46 है. और उसके साथ क्या लेना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 और समथिंग है, यानी पॉजिटिव में है. 130 के आसपास वो आ रहा है. इसका मतलब क्या है, xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट -46 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पॉजिटिव में है, 100 अप है. ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा. अब हम बात करते हैं दूसरे ऑक्सीफ्लोराइड के बारे में जिसका जो है xenon डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड. अब इसकी प्रिपरेशन आप देखो तो ये मेनली 2 टाइप्स से प्रिपेयर हो सकता है. फर्स्ट जो है उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर अब xenon ऑक्साइड और xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन करवाओ 1-1 मोल, तो आपको 2 मोल xenon डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड मिलेगा. और ये रिएक्शन -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको करवाना है, तो आपको 2 मोल xenon डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड मिलेगा. और अगर ये बन जाने के बाद अगर आपको बहुत प्योर फॉर्म में चाहिए तो आप उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा कि आप जो भी कंपाउंड ये बना रहे हो xenon डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, ये आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा. ठीक है, अगर इस मेथड से आप करवाते हो. या फिर एक ऑलरेडी नोन है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो एक और क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होगा. और ये रिएक्शन 2 तरीके से हमने आगे देखी. फर्स्ट जो है, या तो डायरेक्ट वाटर ऐड कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो उसका, तो xenon डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड बन जाएगा. उसके अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये HF, एक जो फ्लोरीन है 2 फ्लोरीन निकल जाएंगे और ये HF अलग हो जाएगा. या तो क्या है, क्वार्ट्ज SiO2 के साथ रिएक्शन करवा दो उसका. xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जो है उसका SiO2 के साथ रिएक्शन करवाओ तो भी ये रिएक्शन XeO2F2 आपको देगा. और SiO4 ये हमने पहले भी देखा है. ठीक है, क्वार्ट्ज वाले केस में. ये क्या देखना है, अगर ये रिएक्शन करवा रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक कंट्रोल्ड रिएक्शन हो. अगर इससे आगे रिएक्शन होगा तो वो XeO3 बन जाएगा. और XeO3 कैसा है, एक्सप्लोजिव. और वैसे भी आपको वो नहीं चाहिए. आप क्या बना रहे हो, XeO2F2. तो ये रिएक्शन कंट्रोल होना चाहिए. उसके बहुत सारे जो है आप बहुत सारे तरीक़ों से उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए कि रिएक्शन आगे जाए. ठीक है, तो ये है उसका प्रिपरेशन XeO2F2 का. अगर हम आगे देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैसी हैं, तो आप देखो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 30.8 डिग्री सेल्सियस. यहीं पे डाउट था, क्या है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉजिटिव में है, यानी xenon जो है डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये सॉलिड ही होगा. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया 30 से ज़्यादा, ठीक है, रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया तो वो लिक्विड होगा. लेकिन अगर हम देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा. ठीक है, तो वो कलरलेस सॉलिड ही है. और XeOF4 जो xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है वो लिक्विड होगा. ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. और इट इज़ ईजिली हाइड्रोलाइज्ड टू गिव xenon ट्राइऑक्साइड.
ये तो आपको पता ही है कि अगर वो थोड़ा सा भी उसको वाटर ट्रेसेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो डायरेक्ट XeO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो XeO3 वैसे भी एक्सप्लोजिव है, अगर आपको चाहिए तो उसको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं XeO3। लेकिन अगर आप चाहते हो कि XeO2 F2 जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके अंदर कोई रिएक्शन ना हो और एक्सप्लोजन बिल्कुल भी ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको वाटर ट्रेसेस से वो कहीं भी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, कहीं भी वाटर ट्रेसेस के कांटेक्ट में वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 30.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और वो वाटर के साथ डायरेक्टली बहुत ही रिएक्टिव है। ठीक है, और XeO3 वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखते हैं XeO3 जो एक्सप्लोजिव है लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो जेनॉन का इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, जब आपको ये चाहिए तो आप वो कैसे बना सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए, वो पहले क्यों बोला था कि वो एक्सप्लोसिव है, क्योंकि उस रिएक्शन में हमें ऑक्सीफ्लोराइड चाहिए था। अगर हमें XeO3 ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो XeF4 और XeF6 दोनों में से बन जाएगा। उसको सिर्फ सिंपली क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है। लेकिन हाइड्रोलाइज कंप्लीटली करना है। ठीक है, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस हुआ तो क्या होगा, वो ऑक्सीफ्लोराइड देगा। वो क्या देगा, ऑक्सीफ्लोराइड। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर आप करते हो तो XeO3 मिलेगा आपको XeF4 के साथ और XeF6 के साथ भी मिलेगा, लेकिन रिएक्शन जो दूसरे बाय प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े अलग अलग मिलेंगे। जैसे XeF4 के साथ जो है वो XeHF और O2 देगा और XeF6 के साथ HF देगा। यहाँ पे भी उसके मोल्स में क्या है, डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, कि अगर आप हाइड्रोलिसिस करते भी हो इसका कंप्लीट, ये आप XeF4 के हाइड्रोलिसिस में भी लिख सकते हो। ये जो रिएक्शंस है और XeF4 और XeF6 के हाइड्रोलिसिस में भी ये रिएक्शन आप डाल सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये देखना है कि ये दोनों रिएक्शंस के बीच जो बाय प्रोडक्ट है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पे Xe और O2 क्या है, वो एडिशन में है, HF तो मिल ही रहा है और मोल जो है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको रिएक्शन जो है वो जो है इक्विवेलेंट करना है दोनों साइड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना है आपको। तो ये XeO3 का क्या हुआ, प्रिपरेशन हुआ। अगर उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो वो पावरफुल ऑक्सीडेंट है एसिडिक मीडियम में। अगर आप एसिडिक मीडिया H+ है, वो क्या है, एसिडिक मीडिया, कोई भी एसिड यूज कर रहे हो तो वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया हुआ है, प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम +3 से प्लूटोनियम +4 बना रहा है XeO3 और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एसिडिक मीडिया। यहाँ पे कोई भी एसिड ले लो स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या करेगा, प्लूटोनियम का जो वो उसको हेल्प करेगा प्लूटोनियम का ऑक्सीडेशन करने में। वो उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का क्या कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जेनॉन का +6 होगा। ठीक है, और +6 के साथ जेनॉन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन की स्टेट कितना है, 0, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और प्लूटोनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा ऑक्साइड, जेनॉन टेट्राऑक्साइड, उसमें क्या हो रहा है देखो। अब वो प्रिपेयर के जेनॉन ट्राइऑक्साइड जो है वो एक ऑक्साइड है और दूसरा ऑक्साइड है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो उसको जेनेट आयन का कोई भी सॉल्ट ले लो। जेनेट क्या होता है, जेनॉन का, ये देखो ये XeO6-4, ये जेनेट आयन है। ठीक है, ये जेनेट आयन है, इसका कोई भी सॉल्ट ले लो। जैसे आप बेरियम सॉल्ट लेते हो तो यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे 2 डाल दो, क्योंकि बेरियम क्या होता है, +2 होता है। वैसे ही आप सोडियम का सॉल्ट ले लो, Na4XeO6। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सोडियम का सॉल्ट ले रहे हो, जेनेट का, सोडियम जेनेट है, या फिर बेरियम जेनेट ले लो, कोई भी सोडियम का कोई भी आप जेनेट का सॉल्ट ले रहे हो, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पर रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, XeO4 मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, XeO4
कैसे बनाना है, तो जेनेट आयन के साथ मेनली ऐसे ही बनता है उसका, ठीक है। मेनली जेनेट आयन के साथ बनता है अगर आपको XeO4 चाहिए डायरेक्ट, ओके। तो वो XeO4 देगा, सोडियम Na2SO4 देगा और वाटर देगा, ओके। सोडियम सल्फेट देगा और वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये उसके बाय प्रोडक्ट हैं। वो XeO4 की प्रॉपर्टीज हम क्या ले सकते हैं, इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड डीकम्पोजेस टू xenon और ऑक्सीजन, वो बहुत अनस्टेबल है। अगर उसको कोई भी ऐसी फॉर एग्जांपल लाइट या उसका कांटेक्ट हुआ तो वो क्या करेगा, वो डीकम्पोज हो जाएगा, यानी जेनॉन क्या होगा, वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और जेनॉन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो वो बहुत अनस्टेबल है, तो उसको स्टेबल करने के लिए भी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, या फिर क्या करना पड़ेगा, उसको उन सारी चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा जो उसको अफेक्ट करती हैं, तो ही वो स्टेबल रह सकता है, ठीक है। तो ये XeO4 का क्या हुआ, ये उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब देखो हमने अभी तक क्या क्या देखा, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा जेनॉन के जो हैं वो फ्लोराइड, जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड में कौन कौन से हैं, जेनॉन के फ्लोराइड्स हैं। तो जेनॉन के फ्लोराइड के अंदर 3 फ्लोराइड देखे, XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है, ये फ्लोराइड्स देखे। उसके बाद कौन सा जो है, हमने जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड देखे, और कितने, 2 मेनली, और भी हैं जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है। हमने क्या देखा, XeOF4 और दूसरा XeO2F2, यानी जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है, ये जेनॉन के फ्लोराइड देखे। उसके बाद जेनॉन के ऑक्साइड कौन कौन से, XeO3 और दूसरा XeO4, ठीक है, ये जेनॉन के ऑक्साइड्स देखे। इसमें क्या देखा हमने, उसकी सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन देखी, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तीसरी चीज़ भी इसके अंदर आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसके स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको उसके स्ट्रक्चर नहीं पता तो आपको उसके बारे में जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये लास्ट में क्यों रखा, कि जो है उसकी स्ट्रक्चर लास्ट में क्यों रखे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इनऑर्गेनिक का अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना है, कोई भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे XeF2 है या कोई भी है, उसका आपको स्ट्रक्चर निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी पता हो, अगर आपने ऑलरेडी निकाला हो या आपको पता हो कैसे करना है, और अगर नहीं पता तो आप जो है वो मुझे बता देना, मैं आपको डिटेल में वो समझाऊंगी कि कोई भी और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपने पहले नहीं भी देखा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं पता, तब भी आप उसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बता देना। यहाँ पे मैं आपको एक का स्ट्रक्चर निकाल के दिखाती हूँ, प्रोसीजर, जिससे आपको पता चले कि अगर आपको ऑलरेडी पता है या नहीं पता है। तो देखो, और डायरेक्टली अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करनी है। अब वो कैसे करोगे, जो जेनॉन है, आप कोई भी एक सेंट्रल मॉलिक्यूल ले लो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है तो सेंट्रल मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है, जो सेंटर में जिसके साथ बॉन्ड बन रहा है वो है जेनॉन। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको, तो उसके साथ उसका एक रूल है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, यहाँ पे जेनॉन है। तो जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता होना चाहिए। तो जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल जेनॉन क्या है, वो बहुत ग्रुप में बहुत नीचे आता है, सबसे पहले हीलियम, उसके बाद नियॉन, ठीक है, तो वो सबसे नीचे आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, ग्रुप के फर्स्ट जो मेंबर है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ही उसके हर ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रही हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं पता कि ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, ग्रुप का फर्स्ट मेंबर ले लो, वो क्या है, फ्लोरीन ले लो। तो आपको ये पता है कि फ्लोरीन के जो वैलेंस शेल में है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के जो वैलेंस शेल है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ब्रोमीन और आयोडीन, इन सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस ग्रुप के हैं उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 ही होंगे।
तो जैसे आपको पता है कि जो इनर्ट गैस है उसका आपको हीलियम नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको लेना है नियॉन। तो नियॉन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही हर नोबल गैस के अंदर क्या होगा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ज़ेनॉन के अंदर हम कितना ले रहे हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ज़ेनॉन जिसके साथ अटैचमेंट में है। ठीक है, ज़ेनॉन जिसके साथ देखो ज़ेनॉन के वैलेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर ऐड क्या करना है आपको, उसके अंदर मोनो एटॉमिक जो कंपाउंड है, मोनो एटॉमिक सॉरी जो मोनोवैलेंट एटम है वो ऐड करना है। अब मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, जो एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, कोई भी हेलोजन क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। हेलोजन क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो वो भी मोनोवैलेंट एटम ही है। तो आप क्या कर रहे हो, ज़ेनॉन के अंदर उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखो सेंट्रल मेटल एटम के, उसके अंदर ऐड करो। अगर मोनो एटोमिक है अगर मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट में क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, हाइड्रोजन और मेनली जो है वो, और उसके बाद जो है और भी जो आ सकते हैं, जैसे हेलोजन, सारे के सारे मोनोवैलेंट ही एक ही बॉन्ड बनाएंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो आपको ऑक्सीजन को इग्नोर करना है, वो ऐड नहीं करना है। यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, दोनों के दोनों एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद प्लस और माइनस यहाँ पे आपको लिखना है चार्ज कितना है। तो आपको पता है Xgf2 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम उसके अंदर चार्ज ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 8 उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, उसके साथ ऐड करो कि उसके साथ अटैच मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, और इसका बाय हम कर देंगे 2, उसको 2 को से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। तो ये 5 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर ये 5 आता है तो इसके अंदर आपको लिख देना है कि ये sp3d सॉरी ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसका। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। नॉर्मली जो है हम यही लेंगे 90% ऑफ केसेस में। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन का केस जो है वो बहुत अलग है। अगर ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो ये TBP होगी। अब TBP ज्योमेट्री आती है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ज़ेनॉन जो है सेंट्रल मेटल एटम लिख देना है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे 3 जो है ये क्या करेगा, 3 जो है वो एक प्लेन में होगा और एक क्या होगा ऊपर और एक नीचे। इसको ऐसे लिखते हैं, ज़ेनॉन है जो है उसकी वैलेंसी एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन उसके साथ एटम कितने हैं, 2 ही हैं, और वो दोनों हम यहाँ पे ही लिखेंगे ये लीनियर फॉर्म में, इसको ये प्लेनर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसका भी एक रूल है, अगर आपने बेंट रूल पढ़ा होगा तो इसका भी रूल है कि हम इसको, ये सिर्फ इसी में ध्यान रखना है, बाकी के स्ट्रक्चर्स में नहीं है। अगर TBP है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, फ्लोरीन जो है वो लीनियर फॉर्म में ही डालना है, और जो प्लेनर फॉर्म है वहाँ पे क्या डालना है, 3 जो बच गए वहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ, 5 है यहाँ पे, उसमें 2 जो है वो लोन जो है हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो हमारी बॉन्ड पेयर है, और बाकी के अगर 3 बच गए तो वो 3 क्या होंगे, उसके लोन पेयर होंगे। तो उसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ये क्या है, ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर क्या होगा, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना, स्ट्रक्चर में लोन पेयर कंसीडर नहीं होता। तो अगर आप ये आप इमेजिन कर लो कि ये लोन पेयर है ही नहीं, तो आपको देखना क्या है, सिर्फ ज़ेनॉन, फ्लोरीन और ज़ेनॉन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है Xgf2 का, लीनियर है, लेकिन उसकी जियोमेट्री क्या है, TBP। तो अगर आपको ये मेथड नहीं आता, ठीक है, तो आप या तो ग्रुप में या फिर जो मेनली ग्रुप में आप मुझको मैसेज करके बोल देना, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ हो जो आपको नहीं पता कि कैसे निकालना है, उसका स्ट्रक्चर जो है, जियोमेट्री स्ट्रक्चर दोनों निकल जाएगा, और उसमें क्या होता है आपको जो है वो भूल नहीं होती।
अगर आप मिस्टेक जो है वो उसके अंदर बहुत कम हो जाती है। ये बहुत जो है वो एक्यूरेट मेथड है। कोई भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यहाँ नहीं, कहीं भी आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखो, उसका स्ट्रक्चर इस मेथड से निकालना बहुत एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो आप मुझे बता देना आपको ये पता है या नहीं पता है, तो हम इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी के स्ट्रक्चर जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।